हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणितम एकेडमी। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, कल ही राजस्थान सेट के नोटिफिकेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम राजस्थान सेट की 2026 में जो एग्जाम होने वाली है, मैं आपको बता दूं सितंबर में, यानी कि 6 सितंबर को ही हमारी एग्जाम की डेट है और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 14 जून से हमारे क्या होंगे, स्टार्ट होने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए भी इस बार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी होगा हमारा। तो आज के सेशन में हम क्या है, सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले पेपर का भी करेंगे और साथ ही साथ जो पेपर फर्स्ट है जो सभी के लिए कॉमन है उसका भी हम डिस्कस में मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, मतलब आपको 200 मार्क्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है उसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। 2-2 नंबर के हर एक क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होता है। अब आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, जो भी आपका होगा, हिस्ट्री होगा, इंग्लिश लिटरेचर होगा, जो भी होगा, लैंग्वेज का होगा, ये पेपर सभी को कॉमनली पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम इनके दोनों की क्या है, बिल्कुल आज सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने चैनल पर क्या है, कंटिन्यू पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। 2012 का 13 का पेपर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हुए लेक्चरर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, राजस्थान के, साथ ही साथ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के मैं आपको बताती हूँ आगे किस किस स्टेट के हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये वही सिलेबस है जो CSIR नेट का सिलेबस होता है। मैं आपको बता देती हूँ, महाराष्ट्र सेट की जो एग्जाम होती है, राजस्थान सेट की जो एग्जाम होती है, MP सेट की जो एग्जाम होती है ना, CG सेट की जो एग्जाम होती है, HP सेट की जो एग्जाम होती है, JK सेट की जो एग्जाम होती है, और भी जितने भी राज्य हैं जहां जहां सेट की एग्जाम होती है, सभी में CSIR नेट का ही सिलेबस दिया जाता है ना। सिलेबस कहाँ से कहा जाता है, कहा जाता है कि HRDC, सॉरी HRDC पुराना है, HOE है ना, वहां से क्या है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आप क्या है वेबसाइट से डाउनलोड, HRDC की वेबसाइट से आप क्या है डाउनलोड कर लेंगे सिलेबस। CSIR नेट का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस हमको पेपर फर्स्ट में दिया जाता है, सॉरी सेकंड में क्या है, वही यूनिट हमारी पहली है रियल एनालिसिस, जिसमें हम क्या है एलिमेंट्री सेट थ्योरी पढ़ते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के अलग अलग टेस्ट, गोल्जन और वाइसरास प्रॉपर्टी, LCD यानी लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमारा एक चैप्टर होता है। उसके बाद हमारा आता है रीमान सम एंड रीमान इंटीग्रल, और जिसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी पढ़ते हैं। उसके बाद ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम यहीं पर पढ़ते हैं। ये जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ही पढ़ा जाता है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इन लिबेग मेजर और लिबेग इंटीग्रल भी पढ़ा जाता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जिसमें हमारा मैक्सिमा मिनिमा होता है, सीक्वेंस ऑफ एंड सीरीज ऑफ फंक्शन जिसमें हमारे आते हैं, वो वाला होता है। साथ ही साथ कुछ मेट्रिक स्पेस भी यहाँ पर दिया जाता है, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, नॉर्मल लीनियर स्पेस, थोड़ा बहुत फंक्शनल एनालिसिस भी यहाँ पर दे दिया जाता है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड पार्ट है, सबका फेवरेट लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डायमेंशन, मैट्रिसेस, रैंक डिटर्मिनेंट थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, केलर हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी डेफिनेट, इंडेफिनेट, ये सारा। सेकेंड यूनिट जो होती है हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है ना, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन, पॉलिनोमियल, पावर सीरीज, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंटूर इंटीग्रल होता है, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल, लाइबल थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, श्वार्ट्ज लेमा, ओपन मैपिंग, रेसिड्यू और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन तक हम जाते हैं। और यूनिट सेकंड के दो पार्ट है, पहला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दूसरा है मॉडर्न एल्जेब्रा, जिसको इन्होंने सिर्फ एल्जेब्रा नाम दिया है, हम उसको मॉडर्न एल्जेब्रा या फिर एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा भी कहते हैं, जिसमें हमारी पहले आती है नंबर थ्योरी है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, 2012 में डायरेक्ट क्वेश्चन है पिजन होल प्रिंसिपल का, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, रीअरेंजमेंट है ना, ये सभी हमारा क्या है नंबर थ्योरी का पार्ट है। प्रिमिटिव, ये 5 नंबर थ्योरेटिक फंक्शन होता है। फिर यहाँ से ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होती है और ये होती है रिंग थ्योरी, और ये होती है हमारी फील्ड थ्योरी। तो नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये इस थ्योरी के 4 पार्ट होते हैं अलजेब्रा के। और कुछ टोपोलॉजी भी इसमें दी जाती है। बेस क्या होता है, डेंस सेट क्या होता है, सब स्पेस, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सेपरेशन, मैक्सिमम, ये सारा इसमें दिया जाता है। उसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिट होती है वो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ध्यान से सुनिएगा, थर्ड यूनिट के भी बड़े बड़े पार्ट हैं। पहला है ओडी, पूरा ही होता है,
पीडी भी हमारा पूरा ही होता है, यहाँ तक हीट वेव लाप्लास तक। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पूरा होता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये वो पार्ट है जहाँ सिलेबस खत्म होता है, बट मैथमेटिक्स से थोड़ा हटकर होता है। हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं इसको। मतलब राजस्थान में तो हालांकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर जो हमारा ऑप्शनल पेपर होता है थर्ड ईयर में, वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है। हम अगर इधर एमपी के इधर की बात करें तो हमारी इधर की यूनिवर्सिटी में मतलब थर्ड ईयर में आई थिंक रहता है ऑप्शनल पेपर, वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा होता है ऑप्शन, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब आप कहेंगे कि मैम 4 यूनिट तो हुआ करती है, तो देखिए 4 यूनिट तो बिल्कुल हुआ करती है, लेकिन जो चौथी यूनिट है वो स्टेटिस्टिक वालों के लिए है ना, जो स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट होते हैं, स्टेट के स्टूडेंट जो होते हैं है ना, उनके लिए होती है ये यूनिट। मतलब देखिए किस तरीके का होता है। जो यूनिट फर्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा पैटर्न को, यूनिट फर्स्ट जिसमें है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, है ना, ये दोनों जो है। अब ये दोनों यूनिट यानी जो यूनिट 1 की क्वेश्चन है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के, ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले को भी अटेम्प्ट करने हैं और स्टैटिक बैकग्राउंड वाले को भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये यूनिट दोनों के लिए है। लेकिन उसके बाद से जो यूनिट सेकेंड और थर्ड होती है ना, सेकेंड और थर्ड, जहां पर हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल, सीओवी, आईई, एलई, है ना, ये वाली जो यूनिट थर्ड और सेकेंड होती है, ये दोनों किसके लिए होती है, मैथमेटिक्स वालों के लिए होती है। और जो यूनिट 4 होती है वो स्टेटिस्टिक वालों के लिए होती है, लेकिन यूनिट 1 तो दोनों को ही करनी पड़ती है। समझ पा रहे हैं आप। हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करेंगे, मतलब हम यूनिट फर्स्ट तो करेंगे ही करेंगे, स्टैटिक्स वाले भी देख सकते हैं और मैथमेटिक्स वाले भी, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड यूनिट है वो सिर्फ मैथमेटिकल साइंस, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, जिनका एमएससी मैथमेटिक्स में होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, प्योर मैथमेटिक्स हो, उन लोगों के लिए ये 2 यूनिट होती है। जो स्टैटिक्स होता है ना, जहां पर हमारे आती है मार्कोव चेन आती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, हाइपोथेसिस वगैरह आ जाती है, और ये सारे जो हमारे मैथमेटिक्स वालों को नहीं करना है, जिनका मास्टर्स इन मैथमेटिक्स है या मैथमेटिकल साइंस है, उनको नहीं करना है। ये होता है हमारा पेपर फर्स्ट। पेपर का पैटर्न वही रहेगा, सिलेबस वही है, बट नेट में जिस लेवल के पूछे जाते हैं आपको पता है, सेट में उससे काफी कम लेवल के पूछे जाते हैं। तो इनसे मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ये सिर्फ मैथमेटिक्स वालों का है। अब बात करते हैं उस पेपर की जो सबके लिए कॉमन है, वो है पेपर फर्स्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और यूनिट हमारे पास 10 है। कितनी यूनिट है, 10 यूनिट्स हमारे पास है पेपर फर्स्ट में, और क्वेश्चन कितने हमारे पास 50 क्वेश्चन है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एवरेज 5 क्वेश्चन हर यूनिट से है, 5 से 4 क्वेश्चन हमें हर यूनिट से देखने को मिलेंगे, 5 से 4 क्वेश्चन हर यूनिट से हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो क्या क्या है सिलेबस, ध्यान से सुनिएगा। पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हम पढ़ते हैं कि एज अ टीचर आपको क्लास में क्या क्या फेस करना पड़ता है और आप क्या क्या डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पढ़ाने का क्या उद्देश्य है हमारा, लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या है, मतलब हर उम्र के लिए अलग अलग लेवल ऑफ टीचिंग। बच्चा जब छोटी क्लास में है, नर्सरी प्राइमरी में है, और जब मिडिल में है, जब हायर सेकेंडरी में, और जब इससे भी ऊपर है हायर एजुकेशन में, कॉलेज लेवल पे जब बच्चा आ जाता है, तो अलग अलग लेवल होते हैं। एक लेवल में हमें बच्चे के, हम जब जैसे कि बच्चा प्राइमरी में होता है तो टोटली डिपेंडेंट इस टीचर पे होता है, जब बच्चा मिडिल में होता है तो थोड़ा अलग हो जाता है, और फिर हायर एजुकेशन में आकर क्या हो जाता है, टोटली टीचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये सभी हमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाले पेपर में पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ से उसके बाद क्या होगा अगला हमारा, ये हमारी उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं टीचर्स की, और टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ स्टूडेंट नहीं कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, लर्नर कहते हैं। पढ़ाने वाला टीचर और पढ़ने वाला लर्नर, है ना, स्टूडेंट नहीं कहा जाता है। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या क्या एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर क्या होते हैं, मतलब हर एज के लर्नर क्या होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, टीचर लर्नर सपोर्टिव मटेरियल होते हैं, है ना, वो भी टीचिंग को क्या है, आजकल मटेरियल भी नए हैं, आजकल हम लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, है ना, ऑनलाइन टीचिंग होती है। कुछ हमारे क्या है मेथड्स है टीचिंग के, जैसे कि मेसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज कौन कौन से है, स्वयं प्रभा है, डिजिटल लर्निंग है ना, ये सभी हमको क्या है इस यूनिट में पढ़ने देते हैं। कुल मिलाकर हमें प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक की जितनी भी सब कुछ है वो हमें पढ़नी रहती है। उसके बाद आती है रिसर्च एप्टीट्यूड। सिंस हमारी एग्जाम किसके लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो आप में से बहुत से
बहुत से क्या 80% लोग ऐसे होंगे जो हायर मैथमेटिक्स में, हायर स्टडी में अपना करियर करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे। तो उनके लिए भी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना बहुत जरूरी है। हम किस तरह से किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, या फिर उस पर रिसर्च करते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या आउटपुट निकलता है, वो सारा। तो रिसर्च का टाइप क्या होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच क्या होती है, मेथड ऑफ रिसर्च क्या क्या टाइप की मेथड होती है, एक्सपेरिमेंटल, मतलब हर एक अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग रिसर्च होती है। ऐसा नहीं है कि जो मैथमेटिक्स वाला यूज कर रहा है वही हिस्ट्री वाला भी यूज करे, उसकी रिसर्च की मेथड पूरी अलग होगी, हमारी रिसर्च की मेथड पूरी अलग होगी, है ना। इस तरीके से रिसर्च की स्टेप क्या क्या होती है, कहाँ से प्रॉब्लम को ढूंढना है या प्रॉब्लम हमें मिली है वहां से लगाकर हमारा आउटपुट आने तक सर्टेन रिसर्च की स्टेप होती है ना। थीसिस, अब हमें रिसर्च के बाद थीसिस भी लिखनी पड़ती है। आपको पता है पीएचडी में थीसिस किस तरीके से लिखी जाती है, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और रिसर्च में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो यूज है, नई जो हम, आपको पता है अब हम हमें अगर कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करना हो या फिर कोई भी कंटेंट फाइंड करना हो तो हमारे पास अलग अलग वेबसाइट होती है। तो हमारे पास उसका क्या यूज है, हम अगर मेथड सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं और उसको सैंपल को परफॉर्म करना चाहते हैं तो स्टेटिक्स की अलग अलग मेथड होती है, उन सभी का रिसर्च में यूज। उसके बाद रिसर्च की इथिक्स हमको पता होनी चाहिए कि अगर हम कहीं से कंटेंट ले रहे हैं तो साइटेशन देना कितना जरूरी है, सभी कुछ हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगली जो यूनिट आती है कंपैरिजन, यानी एक हमको 5 नंबर का एक पैसेज मिलता है जिसको पढ़कर हमें 5 अलग अलग क्वेश्चन का आंसर करना होता है, यहाँ से 5 नंबर फिक्स है। और इसकी आपको क्या है प्रीवाइक्यू से ही प्रैक्टिस करनी रहेगी, इसका कोई अलग से सिलेबस नहीं है। मतलब एक पैसेज आता है वो किसी के भी ऊपर बेस्ड हो सकता है किसी मान लीजिए महात्मा गांधी के ऊपर बेस्ड आ जाए, या फिर एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाए क्लास की, कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेशन एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने वाले तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन ही डिपेंड करता है कि स्टूडेंट आपसे कितना गेन कर पा रहे हैं। तो हमें कम्युनिकेशन पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरह का होता है, मतलब बोलना ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ एक्सप्रेशन से भी हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर आते हैं, मतलब ऐसे क्या प्रॉब्लम होती है कि टीचर तो समझा रहा है बट स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद एक टीचर को सिर्फ क्लासरूम में नहीं सोसाइटी को भी फेस करना रहता है, तो वो सारा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, नंबर सीरीज। हालांकि मैथमेटिक्स वालों के लिए तो इसको मैं बोनस ही कहूंगी क्योंकि हमारे लिए क्वाइट इजी हो जाता है। एक ये वाली यूनिट और एक ये लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट है ना, जिसमें हम वेन डायग्राम ये सारा पढ़ते हैं। लॉजिक्स वगैरह थोड़ा हमें टफ लगते हैं, बट बाकी हम मैथमेटिक्स वालों के लिए ये 2 यूनिट को मैं कहूंगी डाटा इंटरप्रिटेशन वाली, जैसे कि ग्राफिकल है ना, इसमें ग्राफ, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट दिए जाते हैं। तो ये यूनिट हमारे लिए क्या होती है, हम थोड़ा सा पढ़कर भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हम 9th 10th से ये सब पढ़ते आ रहे हो, हमें बार बार वो प्रैक्टिस नहीं होता है इसलिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है ना। 21st सेंचुरी चल रही है और वो भी अपनी पीक पर आने वाली है। मतलब बिना ऑनलाइन गैजेट्स का, बिना जो आजकल की एआई है उसका यूज किए तो टीचर और स्टूडेंट आपस में मतलब तालमेल बिठा ही नहीं सकते। तो हमें सारे डिजिटल इनिशिएटिव भी पढ़ने होंगे हायर एजुकेशन में, है ना। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, हमारे पास एनपीटीएल होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इन सभी को हमें क्या है, पढ़ना है। हायर एजुकेशन में हम जा रहे तो हायर एजुकेशन सिस्टम को भी पढ़ना है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एआईसीटी हो गया है हमारे पास, यूजीसी हो गया है हमारे पास, सीएसआईआर हो गया है हमारे पास, नेक आपको पता है, नेक का सर्वे होता है हर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए और ये हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो 9th यूनिट है ये है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। 10th यूनिट यहाँ खत्म हो गई थी, सिलेबस पढ़ा था इसलिए मैंने पीछे वाली स्लाइड पर लिख दिया था, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में क्या है, हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं सारे हमें पढ़ने हैं। जैसे कुछ कन्वेंशन होते हैं, है ना, आपने नाम भी सुना होगा। जैसे कि हमारे होते हैं ब्रिक्स का, आपने नाम सुना होगा, है ना। इस तरीके से ये सब कुछ हमको पढ़ना है। नेचर के ऊपर यूनेस्को ने क्या क्या परफॉर्म किया है, सारी हमें यूनेस्को की जो हमारी रामसर साइट्स होती है वो सारी भी हमें पढ़नी रहती है। तो ये सारा क्या होता है, कुछ एक्ट जैसे यहाँ पर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। इनकी टाइम टाइम पर क्या होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, उन कॉन्फ्रेंसेस को पढ़ना है। क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है, पेरिस एग्रीमेंट पढ़ना है, सोलार अलायंस पढ़ना है। ये सारा हमको इन यूनिट में पढ़ना रहता है। तो हर यूनिट से क्या होते हैं, एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट है, लास्ट में मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, जो हमारा मैथमेटिक्स वाला पेपर है वो होगा पेपर सेकेंड, ठीक है। उसमें क्या रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के, तो 200 नंबर ये इसके रहेंगे। जो पेपर फर्स्ट है सभी के लिए कॉमन है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 2-2 नंबर के, तो 100 मार्क्स के ये रहेंगे।
टोटल आपके पास 300 नंबर का पेपर होगा, इसमें से आपको कट ऑफ पार करना है। तो अब हम एक वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर, ताकि आप अपना गोल सेट कर सके। ठीक है, टारगेट सेट कर लीजिएगा। टारगेट ऐसा रखिएगा कि कट ऑफ से कम 20 नंबर या 25 नंबर ऊपर आप अपना टारगेट सेट रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आप 19-20 भी श्योर है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए हो तो हम क्या है, दोनों ही सिलेबस का इंडिविजुअल पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल चुकी हूँ। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम साथ मिलकर ना सिर्फ पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों ही पढ़ने वाले हैं, सारे ही पीवाईक्यू करेंगे। और कट ऑफ के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डू शेयर योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड।